हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर स्टडी प्लेस। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 तक हम लोग पढ़ लिए। आर्टिकल 15 बताना बाकी है, आर्टिकल 15 के बारे में। पर उससे पहले अभी शीतकालीन सत्र में जो संसद का हुआ, उस शीतकालीन सत्र में विभिन्न इम्पोर्टेंट कुछ बिल्स पास किए गए हैं जो कि एक्ट का रूप भी ले लिया है। तो उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बारी बारी से। दो तीन जो बिल अभी पास हुआ था उसको लगातार मैं आप लोगों को मैं क्या करूंगा तो बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को मैं एक हरिवंश राय बच्चन का एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ये कविता सुनाने का पीछे एक क्या है, तो इसके पीछे एक मेरा मकसद ये है कि अगर आपका कोई जीवन में उद्देश्य हो, वो उद्देश्य अगर सफल नहीं हो पाता है तो उससे घबराना नहीं है। आप रीस्टार्ट भी कोई चीज होती है तो आप अपनी जो हौसला है उसको बढ़ा कर रखिए और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। तो इसके लिए एक कविता हरिवंश राय बच्चन का कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर को आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। पर पूछे टूटे तारों से, पर पूछो टूटे तारों से, क्या अंबर शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? भी जी राम जी, भी जी राम जी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वी से विकसित, वी से भारत। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, गारंटी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? भी जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 है, इसका मकसद क्या है, ये है क्या। विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग को मैं डिस्क्राइब करूंगा। प्रावधान इसके अंतर्गत क्या किया गया है, ये किसको प्रतिस्थापित करता है, इसके पहले क्या रूल्स था, है ना? मनरेगा से अलग कैसे, मनरेगा के बारे में बताऊंगा अभी। समन्वय एवं डिजिटलीकरण के साथ एकीकृत इसको कैसे किया जा सकता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की स्कीम है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो ये पहले है क्या, तो विकसित भारत जी राम जी जो अधिनियम है ये है क्या, तो इस संसद के द्वारा वर्तमान समय में शीतकालीन सत्र में पास किया हुआ एक सांविधिक क्या है, तो कानून है। एक तरह से जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को, जो ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको एक हटाने का, एक यानी बोला जाए हटाने का, साथ ही साथ काम के अधिकार को एक विधि के रूप में प्रस्तावित करने का एक क्या है, आपका विधिक अधिकार देता है। 2025 जी राम जी अधिनियम के माध्यम से बताया गया है कि जो आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, साथ ही साथ ग्रामीण अकुशल रोजगारों को, अकुशल श्रमिकों को किस प्रकार से रोजगार दिया जाता है, इसके अंतर्गत एकदम स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो गांव का अकुशल मजदूर होंगे, श्रमिक वर्ग होंगे, उनको पहले क्या होता था कि 100 दिन का मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार दिया जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि 125 डेज का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 125 डेज तक आपको काम मिल सकता है। इसके तहत तो आपको ग्रामीण रोजगार के तहत, ग्रामीण रोजगार में जैसे इसके अंतर्गत 4 पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स को बताया गया है। इसमें बताया गया कि जल सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि पॉन्ड्स, तालाब वगैरह है ना, आपका आहार होता है, पैन होता है, तो जल सुरक्षा से संबंधित, जिससे क्या होगा, कृषि और साथ ही साथ हमारा सिंचाई और भौम जल, ग्राउंड वाटर को ही क्या होगा, रिचार्ज होगा। तो एक तरह से इसमें बताया गया है कि जो आपका कृषि अर्थव्यवस्था साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को समन्वय यहाँ पे दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो 125 दिन का जो टारगेट है वो पहले क्या था ना कि मांग जनित था। मांग जनित कहने का मतलब यह होता था कि आपका ग्राम सभा के द्वारा गवर्नमेंट को क्या दिया जाता था, तो यहाँ से रिपोर्ट भेजा जाता था कि 100 दिनों का काम ये व्यक्ति या व्यक्ति फलना व्यक्ति इसमें मांग रहा है, इतने व्यक्ति के द्वारा मांगा जा रहा है। लेकिन अब इसमें क्या हो गया है ना, कोऑर्डिनेशन का समन्वय, यानी यहाँ पे जो बताया गया है समन्वय एवं डिजिटलाइजेशन के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब यह होगा कि एक तरह से इसमें
पीएम गति शक्ति योजना, जो कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, उसके अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया है, एकीकृत कर दिया गया। साथ ही साथ अभी इसका जो पोर्टल है ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल पर जितने भी अकुशल मजदूरों होता है सभी में उसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं। तो उससे एक डेटा लेकर के साथ ही साथ पीएम गति शक्ति के साथ जोड़कर उसको एक मानकीकृत किया जाता है। साथ ही साथ ये एक डेटा उसको पॉलिसीज को बनाने में, साथ ही साथ बजट को एलोकेशन में इसका क्या करता है, मदद करता है। और उनका जो रिकॉर्ड्स होते हैं मजदूरों को लेकर के सारा रिकॉर्ड्स इसमें क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है ई श्रम पोर्टल पे। साथ ही साथ एक जो 125 दिन का काम देता है, इस काम के माध्यम से ना गांव के, यानी बोला जाए कि गांव का बुनियादी ढांचा से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और ग्रामीण जीवन में, उसको क्या करना है, तो उसको मजबूत करना है कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो महत्व होता है उसको, और साथ ही साथ जो अकुशल श्रमिक होते हैं उनको एक रोजगार की भी उपलब्धि होती है। तो इसके तहत विकसित भारत जी राम जी, इसके पहले इसके देखिए इसमें तो प्रावधान किया गया 125 डेज का काम करने का। ठीक है, पहले क्या था, तो पहले 100 डेज का इसमें दिया जाता था, अब है 125 डेज का। ये किसको प्रतिस्थापित करता है, तो मनरेगा कानून को, मनरेगा कानून को प्रतिस्थापित करता है। पहली बात है कि ये एक प्रकार का क्या है, सांविधिक स्तर का कानून है, सांविधिक स्तर का है। ठीक है, जो कि आपका मनरेगा को प्रतिस्थापित करता है। मनरेगा क्या होता था, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण आजीविका के द्वारा इसमें दिया गया था। ठीक है, तो मनरेगा कानून कब आया था, 2005 में आया था, मनमोहन सरकार में आया था। इसके अंतर्गत 100 दिनों का काम करने का प्रावधान किया गया था। 100 दिनों का काम कैसे मिला था, तो मांग जनित था, यानी मांग जो आपका लोकल बॉडीज के द्वारा होता था ना, वो लोकल बॉडीज के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता था और वो रिकमेंडेशन के आधार पर उसको काम दिया जाता था। देखिए बात यहाँ पर ये है ना कि इसमें जो मनरेगा से अलग कैसे है, तो मनरेगा से अलग होने का यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। पहला, जैसे कि हम जानते हैं कि मनरेगा में क्या था, 100 दिन का काम था, लेकिन इसमें क्या पारदर्शिता है, केवल इस पर किस पर थोप दिया जाता था, तो लोकल स्तर का बॉडीज जो है हमारा ग्राम सभा पर थोप दिया जाता था। और वो ग्राम सभा विनियमित और साथ ही साथ वित्तीय चिंताओं के बावजूद इसमें कितना क्या खर्च हो रहा है, इसका एलोकेशन के माध्यम से इसमें क्या पारदर्शिता है, इसको कुछ नहीं स्पष्ट किया गया था। तो एक तरह से भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया था। तो इसके तहत हम बता सकते हैं कि ये जो है ना मनरेगा से अलग कैसे है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी इसमें दिखता है ना, पारदर्शिता दिखता है। और इसमें जो कनेक्टिविटी कहने का मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट से कनेक्टिविटी डायरेक्ट पब्लिक को, पब्लिक से डिजिटलाइजेशन के द्वारा उसको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, इसमें बताया गया है। साथ ही साथ ये जो 125 दिन का काम है, ये कोई जरूरी नहीं कि 125 दिन तक आपको मांग के आधार पर नहीं। अब ये क्या होगा ना कि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही विभिन्न जो संस्था, एक इसमें परिषद बनाया गया है, वो आपका केंद्र राज्य समन्वय समिति, केंद्र राज्य समन्वय समिति, ये क्या करेगा, तो इसका फंडिंग, जो बजट एलोकेशन, साथ ही साथ विनियमन और रेगुलेशन से संबंधित ये क्या देगा, जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही प्रशासनिक इसमें क्या होगा, प्रशासनिक पहलुओं को भी ये चैलेंज कर सकता है। चैलेंज करने का मतलब यह हुआ, प्रशासनिक हेरा फेरी अगर होगा तो इसको क्या करेगा, सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा, सिंपल बात है। तो ये केंद्र और राज्य, अब इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कि आपका देखिए 2 तरह का स्कीम होता है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, जो कि आपका फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें 100% बजट का एलोकेशन किया जाता है। और सेकंड होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें फंडिंग होता है, जिसमें आपका मनरेगा है ना, जो विकसित भारत जी राम जी है, इसमें 90% आपका किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट, 90% पहले था, लेकिन अभी है आपका 60% का एलोकेशन करेगा और 40% आपका कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या करेगा, अपना वेजेस जो होते हैं वो अपना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो 60% आपका क्या है, 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना फंडिंग करेगा, 40% आपका राज्य इसमें देगा। लेकिन पहले कितना था, तो 90 और 10 का रेशियो था। अब इसमें बताया जा रहा है ये कि 90 और 10 का जो रेशियो है और 60-40 का जो रेशियो है, ये तो
एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होते के साथ भी राज्यों पर उतना ज्यादा बर्डन नहीं होता था, लेकिन अब ये राज्यों पर बर्डन है जो पहले से, यानी कहने का मतलब यह है जो पहले से और ज्यादा आर्थिक रूप से विकसित नहीं हुए थे, वैसे राज्य जो ज्यादा आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं उन पर और आर्थिक बर्डन आएगा, इकोनॉमिक बर्डन आएगा, जिससे फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही साथ फिजिकल पॉलिसीज पर उनका क्या बैड इफेक्ट्स पड़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड भी इसमें कुछ बातें हैं। वो बातें ये हैं कि जो आपका बजट का एलोकेशन जिस तरह से किया गया है, यानी बोला जाए तो इसमें स्पॉन्सर्ड का जो दृष्टिकोण है, यानी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन तो बहुत ही अच्छा से किया गया है। कोऑर्डिनेशन का जो भाव इसमें दिखता है पीएम गति शक्ति के तहत, लेकिन इसमें जो एक बात बताया गया 60 और 40 का, और साथ ही साथ 90 और 10 का जो रेशियो पहले था और 60-40 का था, इसमें एक और प्रावधान था कि 60-40 वही है केवल जहां पे विधानसभा यानी विधायिका है। वैसे राज्य जहां पे विधायिका है या वैसे संघ शासित प्रदेश जहां आपका क्या है विधायिका है, वही 60 और 40 का रेशियो है। लेकिन जहां वैसे राज्य जो हिमालयी क्षेत्र राज्य है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, वहां आपका 90 और 10 का रेशियो है। 90 और 10 का, साथ ही पूर्वोत्तर कहाँ कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी स्टेट हैं वहाँ 90-10 का रेशियो है। 90-10 का रेशियो है। और 100% कहाँ है, और आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें भी 90 एंड 10 का रेशियो है। साथ ही साथ बोलिएगा यहाँ तो आपका असेंबली है, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत एक्सेप्शन के तौर पर उसमें शामिल किया गया है। असेंबली कहाँ, जहाँ नहीं है ना, जहाँ पे असेंबली नहीं है वैसे यूटीज जहाँ पे असेंबली नहीं है वहाँ 100% बजट का एलोकेशन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। तो इस तरह से आपका 60-40 वैसा वैसा राज्य जहाँ पे आपका क्या हो विधायिका हो, वहाँ आपका 60-40 होगा। और वैसे राज्य जहाँ पे कुछ कुछ सॉरी कुछ वैसे राज्य भी हैं जो एक्सेप्शन के तौर पर 90-10 में ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन है, तो उत्तराखंड है और आपका नॉर्थ ईस्ट है और साथ ही साथ आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और एक आपका यूटीज भी इसमें शामिल किया गया है जो कि आपका इसमें असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर का। और वैसे यूटी जहां पे असेंबली नहीं है वहां 100% बजट का एलोकेशन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हुए भी कुछ इसमें एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस को हमको याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस था विकसित भारत जी राम जी। देखिए एक पॉइंट आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो बताया गया है ना कि विकसित भारत जी राम जी जो आपका एक्ट है, ये ना आपका संसद के द्वारा जब पार्लियामेंट में पेश हुआ था बिल के रूप में, तो उस समय इस पर नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ, जी राम जी। पर हम लोग राजनीतिक पहलू को न देखते हुए इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि जो इसमें बताया गया है कि 2047 का लक्ष्य के रूप में लेकर के इसमें स्ट्रक्चरल चेंजिंग का बहुत ही जरूरी था। वो स्ट्रक्चरल चेंजिंग चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हो, चाहे वो आपका अपना विभिन्न यानी डिफरेंट पॉलिसीज को लेकर हो, या कोऑर्डिनेशन से लेकर हो, या स्टेट और सेंटर का रिलेशन से लेकर हो, इसमें सारा चीज को स्पष्ट से दिखाया गया है। साथ ही आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के रूप में भी इसमें बताया गया है कि जो आपका ग्रामीण यानी बोला जाए रूरल इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है, और रूरल इकोनॉमी के माध्यम से अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से दूर किया जाता है, इसमें भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो आप देखिएगा इसका पीआईबी जो सरकार का जो प्रेस रिलीज होता है उसमें स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और ये फुल फॉर्म तो वेरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भी जो विकसित भारत जी राम जी से हो गया गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये इसका आपका यहाँ से यहाँ तक का है। और भी से विकसित हो गया, भी से भारत हो गया, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसके पहले क्या था, मनरेगा था, इसका भी पूछ सकता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो ये आपका मनरेगा। इससे पहले भी था, जब ये कानून बना था 2005 में ये पास हो गया था, लेकिन लागू 2005-6 से हुई थी। लेकिन इससे पहले भी जब 2004 में आया था तो नरेगा के रूप में था, नरेगा। इसके बाद इसमें परिवर्तित करके महात्मा गांधी का नाम लगा दिया, तो विवाद का विषय भी बना। लेकिन ये हमको इसको इस तरह से पृष्ठभूमि भी समझ गए कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है, किन किन पॉइंट्स को इसमें बताया गया है। 125 दिन का काम का अधिकार देता है, मतलब आप अगर गांव में अकुशल मजदूर हैं, अकुशल कहने का मतलब नॉन स्किल्ड लेबर,
तो नॉन स्किल्ड लेबर को क्या देता है, काम का अधिकार देता है, जो अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे को एक तरह से पुनर्जीवित करता है और ये आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक तरह से बूस्ट करता है और आपका भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान प्रस्तुत करता है। तो ये था आपका विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। हम लोग अगले वीडियो में शांति बिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा और पूर्व में जो भी कानून बना था उसके तहत जो भी प्रावधान किए गए थे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।